प्लांट डिजीज क्या है, पैथोजिन क्या होते हैं, होस्ट क्या है, सिम्टम्स किसे कहते हैं, ये वो लफ्ज़ हैं जो आम इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी टर्म्स हैं, हम वक्त के साथ साथ जहाँ जहाँ पे वो इस्तेमाल होंगे उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये 4 टर्म्स इंतहाई ज़रूरी हैं और बुनियादी हैं जो बार बार इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजीज़ की कि डिजीज़ क्या है। डिस और ईज, ये 2 अलग अलग वर्ड हैं। डिस का मतलब होता है नहीं और ईज का मतलब होता है इजी या कंफर्टेबल। कंफर्टेबल नहीं है यानी कि बेसुकूनी की हालत है, या आप सादा जुबान में बीमारी कह लें। तो डिजीज का मतलब होता है बीमारी। इसी तरह दूसरी टर्म है पैथोजिन। पैथोजिन वर्ड को भी 2 हिस्सों में बांट दें। पैथो अलग वर्ड है, जीन अलग वर्ड है। पैथो बीमारी को कहते हैं, जीन जनरेट करने से निकलता है, यानी कि बीमारी को जनरेट करने वाले या बीमारी कॉज करने वाले या बीमारी लेके आने वाले। सादा जुबान में आप यूं कह सकते हैं कि बीमारियों के एजेंट्स होते हैं जो बीमारी लेके आते हैं, इन्हें पैथोजिन कहेंगे। होस्ट क्या होता है? देखिए, आमतौर पर यह टर्म हम इस्तेमाल करते हैं मेजबान के लिए। तो इस खेल में पौधे मेजबान की हैसियत में होते हैं, क्योंकि बीमारी ने बाहर से आना होता है और पौधे के ऊपर आना होता है। तो इसमें जो मेजबानी कर रहा है वो पौधा है, इसलिए होस्ट का जो टर्म है वो पौधे के लिए इस्तेमाल होता है। अब चौथी टर्म है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं? देखें, एक सेहतमंद पौधे के ऊपर एक गैर फितरी लुक, किसी भी किस्म का निशान, दाग धब्बा जो आप अपने एक सेहतमंद पौधे के ऊपर अचानक देखते हैं उसे सिम्टम्स कहते हैं। यानी कि जिसे देखने से आप अंदाजा करते हैं कि पौधे के साथ गलत हो रहा है, तो इसको सिम्टम्स कहते हैं। चलें एक मिसाल के साथ इन चारों टर्म्स को मैं और आसानी से एक्सप्लेन कर देता हूं। हम तस्वर करते हैं अपने आगे एक सेहतमंद पौधा। अब इसके 2 हिस्से हैं। एक तो ज़ाहरी हिस्सा है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और एक वो हिस्सा जो पोशीदा है पौधे के अंदर का, जहां पे इसकी पूरी मशीनरी काम कर रही है, बहुत सारे सिस्टम इसके अंदर काम कर रहे हैं। जिस तरह हम इंसानों के अंदर सांस का एक अलग निज़ाम है, हजम का एक अलग निज़ाम है, इखराज का एक अलग निज़ाम है, तौलीद का एक अलग निज़ाम है, इसी तरह एक पौधे के अंदर बहुत सारे निज़ाम हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं जो बैक टाइम काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे चंद एक मैं बता देता हूं। पानी का एक सिस्टम है जो जमीन से पानी उठाता है और पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों को पहुंचाता है, और ये जिम्मेदारी जाइलम के सुपुर्द होती है। इसी तरह खुराक का एक सिस्टम है जिसे फ्लोएम सरंजाम देते हैं कि जमीन से खुराक को उठाते हैं और पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसलोकेट करते हैं। इसी तरह फोटोसिंथेसिस का एक सिस्टम है जो पत्ते फोटोसिंथेसिस करते हैं, खुराक पैदा करते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं और पौधे के लिए अवेलेबल करते हैं। इसी तरह टिश्यूज का, सेल्स का एक सिस्टम है, और ये नए भी पैदा होते हैं, तकसीम भी होते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं, जिसके नतीजे में हमारा पौधा विड्थ की साइज भी बढ़ता है, हाइट की साइज भी बढ़ता है, पत्तों का साइज इंक्रीज करते हैं। तो पौधे के अंदर बहुत सारे निज़ाम बैक टाइम काम कर रहे हैं और 24 आवर काम कर रहे हैं। पौधे की अपनी मशीनरी हर वक्त मुतहरक होती है। फर्ज कर लें इनमें से किसी एक निज़ाम के अंदर कोई गड़बड़ हो जाती है, तो इसके बुरे असरात पौधे के ऊपर ज़ाहरी तौर पे देखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम देख रहे हैं कि हमारा पौधा कल तक बहुत अच्छा सेहतमंद अपना वर्क कर रहा है, लेकिन आज अचानक से इसके पत्ते मुरझाना शुरू हो गए हैं। यह हमने एक नई चीज देखी है कि पत्तों का मुरझाना। अब यह किस वजह से हो रहा होगा? हमने देखना है पौधे के जाइलम के सिस्टम को, जो पानी की तरसील का जिम्मेदार है।
पैथोजिन इस सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है, कहीं कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, जिसके नतीजे में पौधे की जो पानी की तरसील है वो मुतासर हो रही है। इसके नतीजे में हमारा पौधे के जो पत्ते हैं वो मुरझा रहे हैं। अब इस पे अगर गौर किया जाए, सिस्टम में जो चीज छेड़छाड़ कर रही है वो पैथोजिन है, यानी जो बीमारी लेके आ रहे हैं या बीमारी कॉज कर रहे हैं। अब जो पत्ते मुरझा रहे हैं, जिसे देखने से हमें पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम पैदा हो रही है, वो सिम्टम्स होते हैं। इसके नतीजे में अगर हमारा पौधा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो इसको डिजीज कहते हैं, बीमारी कहते हैं। अब ये सारा अमल जिसके ऊपर चल रहा है वो होस्ट है, यानी हमारा पौधा है। तो अब डिजीज, पैथोजिन, होस्ट और सिम्टम्स, ये चारों टर्म्स मैंने बड़ी आसानी के साथ कोशिश की है आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं, और मुझे उम्मीद है आप समझ भी गए होंगे कि ये चारों टर्म्स क्या होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने असल मौजू की तरफ, प्लांट डिजीज। देखिए, प्लांट होता है पौधा और डिस होता है नहीं, और ईज होता है इजी या कंफर्टेबल। इसका मतलब हुआ कि पौधे की ऐसी सिचुएशन कि वो कंफर्टेबल नहीं है या नॉर्मल नहीं है, या नॉर्मल से हट के जो पोजीशन है, इसको प्लांट डिजीज कहते हैं। इसे और कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्लांट की अब नॉर्मल कंडीशन, अनकंफर्टेबल सिचुएशन को आप प्लांट डिजीज या पौधे की बीमारी कह सकते हैं। तो सादा जुबान में अब यूं समझ लें कि प्लांट डिजीज पौधे की बीमारी को कहते हैं, या आपका पौधा नॉर्मल नहीं है, इस सूरत को प्लांट डिजीज या पौधे की बीमारी कहते हैं। ये इंतहाई सादा तशरीह है कि आपका पौधा नॉर्मल नहीं है। अब इसकी वजूहात की तरफ आते हैं। देखिए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्लांट डिजीज में हिस्सा लेते हैं, पौधे की बीमारी की वजह बनते हैं। देखिए, अल्लाह ताला की जात ने इंसानों को खानदानों में, कबीलों में इसलिए बांटा, इसलिए तकसीम किया ताकि इनकी पहचान हो सके। इन ऑर्गेनिज्म की पहचान अगर आप करना चाहते हैं तो इनको तकसीम करना जरूरी होता है। इनकी मेन तकसीम दो तरीके से कर दें। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो जिंदा हैं, वो खुराक भी लेते हैं और अपनी नस्ल भी बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जिंदा नहीं हैं लेकिन पौधे के लिए बीमारियां वो भी पैदा करते हैं, पौधों के लिए मसाइल वो भी पैदा करते हैं। तो इनको मेजर दो हिस्सों में तकसीम कर दें। नंबर एक, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और नंबर दो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग फैक्टर में उन तमाम ऑर्गेनिज्म को शामिल कर दें जो जिंदा हैं और पौधों के लिए मसाइल पैदा करते हैं। नॉन लिविंग फैक्टर में वो तमाम ऑर्गेनिज्म शामिल कर दें जो जिंदा नहीं है लेकिन पौधों के लिए मसाइल पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पे हम लिविंग फैक्टर की बात कर लेते हैं। नंबर एक फंजाई है, फफूंद जिसे हम कहते हैं। अब फंजाई जिंदा है, लिविंग है, ये अपनी नस्ल को भी बढ़ाते हैं, खुराक भी लेते हैं और पौधे के लिए बीमारी कॉज करते हैं। इसी तरह इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े, सुंडियां हैं, थ्रिप्स हैं, तेले हैं, बग्स हैं, बीटल्स हैं, बहुत सारे कीड़े जो आमतौर पे आप अपने पौधों के ऊपर देखते हैं, वो पौधों के लिए मसाइल पैदा करते हैं, पौधों की बीमारियां पैदा करते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म को आप लिविंग फैक्टर में रखेंगे कि जो जिंदा हैं, अपनी नस्ल भी बढ़ाते हैं और फीड भी करते हैं। तीसरे नंबर पे बैक्टीरिया हैं, पौधे के लिए बीमारियां कॉज करते हैं, मसाइल पैदा करते हैं, ये भी अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, फीड करते हैं, इसे भी आप लिविंग फैक्टर में रख दें। बिल्कुल इसी तरह नेमाटोड्स हैं, इन्हें भी आप लिविंग फैक्टर में रख दें। इसी तरह अलगाई है, इसे भी आप लिविंग फैक्टर में रख दें। अब नॉन लिविंग फैक्टर में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी? देखिए, एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर जिंदा नहीं होता, लिविंग नहीं है, लेकिन पौधे के लिए मसाइल पैदा करता है। हाई टेम्परेचर भी पौधे के लिए नुकसानदेह है, लो टेम्परेचर भी पौधे के लिए नुकसानदेह है।
इसी तरीके से मॉइस्चराइज है, नमी, अगर नमी ज्यादा है तब भी पौधे के लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, अगर नमी कम है, सूखे की हालत है, तब भी पौधे के लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब इसी तरीके से सॉइल स्ट्रक्चर है, हमारे सॉइल स्ट्रक्चर के वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं हमारी फसलों के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से डेफिशिएंसीज हैं, खुराकी अज्जा की कमी है, इनसे पत्ते जलना शुरू हो जाते हैं, पीले होना शुरू हो जाते हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो खुराकी अज्जा की कमी कोई जिंदा फैक्टर नहीं है, जिंदा ऑर्गेनिज्म थोड़े ही है, लेकिन मसाइल ये भी पैदा करते हैं हमारी फसलों के लिए। इसी तरह टॉक्सिटी है, केमिकल बर्निंग है, हम बाज़े टाइम कोई स्प्रे करते हैं, उसकी क्वांटिटी ज्यादा कर देते हैं, कोई हर्बिसाइड, कोई जड़ी बूटी के लिए स्प्रे करते हैं या क्वांटिटी ज्यादा कर देते हैं, इससे पौधे जलना शुरू हो जाते हैं, रुक जाते हैं, मसाइल पैदा होते हैं। इस तरह के जो फैक्टर हैं इनको भी आप नॉन लिविंग फैक्टर में एडजस्ट करें। तो यहाँ दो बड़ी तकसीमें मैंने कर दी हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां पैदा करते हैं पौधों में लेकिन वो जिंदा हैं, उनको लिविंग फैक्टर में अलग कर दिया है, और ऐसी वजूहात जो जानदार नहीं है लेकिन पौधों के लिए मसाइल पैदा करती हैं, इनको नॉन लिविंग फैक्टर में रख देते हैं। तो दो बड़े हिस्से हमने कर दिए हैं। अब इनको रीड करना, इनको समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये बड़ी अहम क्लासिफिकेशन है, इसको समझने की जरूरत है कि जो जानदार ऑर्गेनिज्म बीमारियां लेके आते हैं उनको बायोटिक, और बेजान ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां पैदा करते हैं उनको एबायोटिक, ये अलग अलग नाम है। अब इसके दरमियान में एक तीसरी टर्म है जिसे मेसोबायोटिक फैक्टर कहते हैं। ये क्या होते हैं? देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ना वो जिंदा हैं और ना वो मुर्दा हैं, क्योंकि इनके पास अपनी कोई मशीनरी नहीं होती, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर पाते हैं, ये दूसरों का सहारा लेते हैं, ये किसी भी लिविंग सेल्स के ऊपर हमलावर होते हैं, वहां कब्जा करते हैं, अपनी नस्ल भी बढ़ाते हैं, फीड भी करते हैं। तो ये लिविंग सेल्स पौधों के भी हो सकते हैं, इंसानों के भी हो सकते हैं, बैक्टीरियाज के भी हो सकते हैं, ये किसी भी लिविंग सेल के ऊपर आते हैं और अपनी लाइफ का आगाज करते हैं। इनमें क्या चीजें शामिल हैं? वायरसेस हैं, वायरॉइड हैं, तो इनको मेसोबायोटिक फैक्टर कहते हैं। तो तीन टर्म्स आपके जहन में होनी चाहिए: बायोटिक फैक्टर, मेसोबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर वो ऑर्गेनिज्म हैं जो जिंदा हैं और पौधों के लिए बीमारियां पैदा करते हैं। एबायोटिक फैक्टर वो ऑर्गेनिज्म है जो जिंदा नहीं है और पौधों के लिए बीमारियां पैदा करते हैं। मेसोबायोटिक फैक्टर वो ऑर्गेनिज्म है जो ना जिंदा में शामिल हैं और ना मुर्दा में शामिल हैं, वो एक दरमियान की सूरत हाल है। अब इनको थोड़ा सा मैं और भी एक्सप्लेन कर दूं, ये बात बड़े गौर से समझने वाली है। जो लाइव ऑर्गेनिज्म से इफेक्टेड होते हैं उनको डिजीज, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से इफेक्टेड होते हैं उनको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। इनके और भी नाम है। फॉर एग्जाम्पल, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जिंदा चीजें हैं और उनसे बीमारियां आ रही हैं, उनको पैरासाइटिक डिजीज भी कहते हैं, और जो नॉन लिविंग है उनको नॉन पैरासाइटिक डिजीज कहते हैं। अब इनको पैरासाइटिक डिजीज क्यों कहते हैं, यह भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने एक पौधा देखा होगा, अंबर बेल। अब अंबर बेल आमतौर पे तारों की शक्ल होती है और इसमें जड़ें नहीं होती और इसका खुराक बनाने का अपना कोई मैकेनिज्म नहीं होता। ये दूसरे लिविंग सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं या प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं और कब्जा जमा लेते हैं। उसी पौधे की खुराक पानी इस्तेमाल करते हैं, उससे अपनी ये जरूरियात पूरी करते हैं और अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। तो इस तरह के पौधों को पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। तो यही सिफ्त, यही खूबी इन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें है। आप फंजाई की मिसाल ले लें,
बैक्टीरियाज की मिसाल ले लें, कीड़े मकोड़ों की मिसाल ले लें, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, ये पौधे के ऊपर कब्जा करते हैं, हमला करते हैं, उस पौधे की खुराक और पानी इस्तेमाल करते हैं और अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, इसलिए इनको पैरासाइटिक डिजीज भी कह सकते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। याद रखें, बीमारियों की क्लासिफिकेशन इंतहाई अहम होती है। ये आपकी फार्मिंग में रोजमर्रा में मामूल में इस्तेमाल होंगी, इनको समझने की जरूरत है। ये जो 3 फैक्टर मैंने बताए हैं, बायोटिक फैक्टर, मेसोबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, इसी बुनियाद के ऊपर आप पहली तकसीम कर लें, पहली क्लासिफिकेशन कर लें। जो लिविंग फैक्टर हैं, बायोटिक फैक्टर हैं, इनमें लाइव चीजें हैं या लाइव ऑर्गेनिज्म है, जैसे फंजाई है। फसकर फंजाई की वजह से कोई बीमारी आ गई, इसको हम कहेंगे फंगल डिजीज। अब डिजीज तो बीमारी है, फंजाई की वजह से आ रही है, तो डिजीज के साथ फंजाई को जोड़ के फंगल डिजीज कहलाएगा। फर्ज कर लें कि ये बीमारी बैक्टीरिया की वजह से आ रही है, तो इसको बैक्टीरियल डिजीज कहेंगे। अगर यही बीमारी मेसोबायोटिक फैक्टर की वजह से आ रही है, जैसा कि वायरसेस हैं, तो इनको वायरल डिजीज कहेंगे। अगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा नहीं है, इनकी वजह से इफेक्टेड हैं पौधे, तो इनको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहेंगे। इसमें आप फर्क जान लें, लिविंग फैक्टर से पौधे इफेक्टेड होते हैं तो डिजीज है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से पौधे इफेक्टेड होते हैं तो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो इस बेस पे हमने बीमारियों को तकसीम कर दिया, क्योंकि ये आम टर्म इस्तेमाल होंगे। कोई आपसे पूछेगा कि यार बीमारी, पौधे बीमार हैं, तो आपको जानते होंगे तो कहेंगे ये फंगल डिजीज है, आप जानते होंगे तो आप कहेंगे ये वायरल डिजीज है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, या ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बीमारी नहीं है। अगर बीमारी जमीन की तरफ से आती है, ये बैक्टीरिया की वजह से है, फंगस की वजह से है, वायरस की वजह से है, या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर की वजह से है, जिस वजह से भी है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बस आपने ये देखना है कि बीमारी जड़, मुड और तनों को इफेक्ट कर रही है, तो ये जमीन से बीमारी आ रही है, तो इसको सॉइल बोर्न डिजीज कहेंगे। ये बड़ी अहम टर्म है, इसको ज़हन में रखना चाहिए। सॉइल बोर्न डिजीज क्या होती हैं? ऐसी बीमारियां जो जमीन की तरफ से पैदा होती हैं। दूसरे नंबर पे सीड बोर्न डिजीज होती हैं, यानी कि ऐसी बीमारियां जिनके पैथोजिन सीड में होते हैं, बीज में होते हैं। तो आमतौर पे सीड बोर्न डिजीज ऐसी होती हैं जो फसल के उस हिस्से पर हमलावर होती हैं जब वो सीड बनाने के प्रोसेस में चल रही होती हैं। जिस तरह गंदम में लूस मट की बीमारी है, अब ये कमाद पे भी हमला करता है, गंदम पे भी हमला करता है, धान पे भी हमला करता है, मक्की पे भी हमला करता है, बाजरे पे भी हमला करता है। बहुत सारी हमारी फसलें हैं जिनके इस मरहले पे ये बीमारी आती है। तो इसके जो पैथोजिन है वो सीड में ही होते हैं। जब ये सीड हम आगे अगले टाइम के लिए उगाते हैं तो ये पैथोजिन इस पौधे के ऊपर इफेक्ट कर जाते हैं और ये बीमारी आगे फैलती है। तो इस तरह की बीमारियों को सीड बोर्न डिजीजेस कहते हैं। तीसरी टर्म है एयर बर्न डिजीजेस। अब ऐसी बीमारियां जिनका जमीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जड़ मुड्डों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो पौधे के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर सिर्फ आती हैं और वो हवा से ही इसके पैथोजिन आते हैं, पत्तों के ऊपर हमला करते हैं, फ्रूट के ऊपर हमला करते हैं, उनके लिए मसाइल पैदा करते हैं। तो इसको एयर बर्न डिजीजेस कहते हैं, जो हवा के जरिए से आती हैं। इनकी मिसाल गंदम की बीमारी रस्ट से ले सकते हैं। गंदम के ऊपर जो रस्ट की बीमारी आती है ये एयरबर्न डिजीज है। इसी तरह आप पाउडरी मिल्ड्यू की बीमारी ले सकते हैं, डाउनी मिल्ड्यू की बीमारी ले सकते हैं। इसके स्पोर्स या पैथोजिन हवा के जरिए ही आते हैं, पत्तों पे गिरते हैं, इन्फेक्शन करते हैं और जनाब अपना मरहला तय करते हैं। तो ये एयरबर्न डिजीज होते हैं। अब अगली क्लासिफिकेशन की तरफ चलें और ये क्लासिफिकेशन है मूड ऑफ एक्शन की बुनियाद पे, और ये दो हैं, तो लोकलाइज्ड हैं और एक सिस्टेमिक है।
लोकलाइज्ड क्या होती हैं, जैसा कि नाम से ही, वर्ड से ही आप अंदाजा कर सकते हैं कि किसी लोकल हिस्से की बीमारी होगी, यानी कि पत्तों के ऊपर जो सिम्टम्स आते हैं, जो दाग धब्बे आते हैं, वो या तो पौधे के किसी एक हिस्से को इफेक्ट करते हैं या पौधे के सारे पत्तों को इफेक्ट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसी एरिया में रहते हैं, वो मुड़ तक नहीं जाते, वो तने तक नहीं जाते, वो सिर्फ इस हिस्से को ही इफेक्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं लोकलाइज्ड। अब दूसरा जो टर्म है वो सिस्टेमिक है, कि ये जो डिजीज है ये इन्फेक्शन करती है, आगे बढ़ती है, आस्ता आस्ता टिश्यूज के ऊपर भी आती है, फिर पूरे पौधे में फैल जाती है और पूरा पौधा फिर डेड हो जाता है, मर जाता है। तो बीमारी का पूरे पौधे में सरयत कर जाना सिस्टेमिक कैटेगरी में आता है। आमतौर पे ये वायरल डिजीज होती हैं या बैक्टीरियल डिजीज होती हैं। इसके बाद की जो क्लासिफिकेशन है हम प्लांट पार्ट्स की बेस पे करते हैं, पौधे के हिस्सों की बुनियाद पे करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पौधे की जड़ को बीमारी आ गई, इसको हम रूट डिजीज कहेंगे। तने के ऊपर कोई इफेक्ट हुआ है, इसको स्टेम डिजीज कहेंगे। फल के ऊपर कोई इफेक्ट हुआ है, इसको फ्रूट डिजीज कहेंगे। यानी कि पौधे के अलग अलग हिस्सों के ऊपर जो बीमारियां इफेक्ट डालती हैं, इसको इस ही एतबार से मंसूब किया जाएगा। अब इसमें कोई तमीज नहीं है कि ये वायरल डिजीज है, ये फंगल डिजीज है, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये क्या है, ये अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टेम की, तने की एक मिसाल ले लेते हैं। फर्स्ट कर लें कि तना गलना शुरू हो जाता है, हम इनको स्टेम रॉट कहते हैं। फर्स्ट करें तने में सुंडी आ जाती है, ये एक अलग मैटर है, हम इसको स्टेम बोरर कहेंगे। इसी तरह फ्रूट रॉट, फ्रूट बोरर की मिसाल भी ली जा सकती है। तो ये मायने नहीं है कि डिजीज कौन सी है, हमने क्लासिफिकेशन की है प्लांट के पॉट्स के इस्तेमाल से कि प्लांट के किस हिस्से पर बीमारी का अटैक है, उसके नाम से मंसूब करेंगे। उसके बाद की जो क्लासिफिकेशन है वो बड़ी अहम है। आप किसी भी बीमारी के ऊपर चले जाएं, आप किसी भी किस्म के सिम्टम्स को डिस्कस कर लें, उसमें मेजर दो चीजें डिस्कस होंगी और दो ही चीजें आमतौर पे देखने को मिलेंगी। या तो आपके पत्ते पीले हो रहे होंगे, पीलापन, या आपके पत्ते जल रहे होंगे, यानी बर्निंग हो रही होगी। जो पीलापन अगर नजर आ रहा है तो उसको क्लोरोसिस कहेंगे। अगर पत्ता जल रहा है तो उसको नेक्रोसिस कहेंगे। ये दो चीजें आपने याद रखनी है, क्लोरोसिस और नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है पत्ते का इफेक्टेड इस तरीके से होना कि उसके टिश्यूज डेड हो जाएं, मर जाएं और वो जल जाए, उसकी कहानी खत्म हो जाए। इस पोजीशन को नेक्रोसिस कहेंगे। अगर पत्ता पीला है और अभी उसमें रस मौजूद है, ट्रीट किया जाए तो यह बेहतर हो सकता है, हरा हो सकता है, इस पोजीशन को क्लोरोसिस कहेंगे। इसके बाद हम बीमारी की क्लासिफिकेशन करते हैं इन्फेक्शन की बुनियाद पे कि कौन से डिजीज इन्फेक्शन करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। देखिए, हमने पीछे एक टर्म पढ़ी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे इफेक्टेड के नतीजे में जो बीमारी पैदा होती है वो इन्फेक्शियस होती है, वो इन्फेक्शन करती है, एक पौधे से दूसरे पौधे में भी ट्रांसफर होती है, एक ही पौधे में एक सेल्स से दूसरे सेल्स में ट्रांसफर होती है। तो ये बीमारियां इन्फेक्शन करती हैं। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमारी कॉज होती है वो इन्फेक्शन नहीं करती, उसे नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं। वो एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफर नहीं हो सकती, एक ही पौधे के टिश्यू से दूसरे टिश्यू में ट्रांसफर नहीं हो सकती। हां, अगर दूसरे पौधे में भी जाहिर होना शुरू हो गए तो वो अलग से वहां पे इफेक्ट कर रहा है, डेफिशिएंसीज वहां पे अलग से इफेक्ट कर रही हैं, इस पौधे से ट्रांसफर होकर उस पौधे को नहीं जा रही। ये बात ध्यान में रखें। लेकिन इसके बरक्स
जो लिविंग फैक्टर से बीमारियां आती हैं, ये इन्फेक्शन करती हैं और ये एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफर होती हैं, बाकायदा ट्रांसफर होती हैं। तो ये भी एक वंड है और बड़ी अहम वंड है, इसको भी आपके जहन में होना चाहिए। अब आखिर में मैं सिम्टम्स की बात करूंगा। इन सिम्टम्स को देखने से आपने पहचान करनी होती है बीमारियों की, कि आपके पौधे पे अगर सिम्टम्स आते हैं, दाग धब्बे आते हैं, कि आपका माइंड कहां पे पहुंचना चाहिए कि ये किस किस्म की कैटेगरी है, ये किस किस्म की डिजीज हो सकती है। डिजीज की पहचान के लिए सिम्टम्स की पहचान जरूरी होती है। इनमें सबसे पहले हम विल्ट देखते हैं कि विल्ट क्या है। देखें, अगर आपके पौधे के पत्ते अचानक मुरझा जाते हैं, मुरझाने की जो कैफियत है वो विल्ट कहलाती है। जब भी आपके पौधों के पत्ते मुरझाएं तो आपका पहला ख्याल इस सिम्टम की तरफ जाना चाहिए कि ये विल्ट है। अब विल्ट की वजूहात कई हो सकती हैं। ये बैक्टीरियल अटैक भी हो सकता है, ये फंगल अटैक भी हो सकता है, पानी की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, कई वजूहात हो सकती हैं। ये अलग बहस है, इस पे बाद में वन बाय वन हम बहस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो पोजीशन नजर आ रही है, जो सिम्टम नजर आ रहे हैं, इसे विल्ट कहते हैं। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कर्ल। कर्ल में क्या होता है कि आपके पौधों के पत्ते इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, मुड़ना शुरू हो जाते हैं, छूने में सख्त हार्ड महसूस होते हैं, पत्ते जो हैं वो शिरिंग भी होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की पोजीशन कर्ल कहलाती है। अब इसकी भी कई वजूहात हो सकती हैं। ये वायरल डिजीज भी हो सकता है, ये सकिंग पेस्ट भी हो सकता है। बस आपने ये जहन में रखना है कि अगर आपके पौधों के पत्ते मुड़ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, शिरिंग हो रहे हैं, तो ये कर्ल की कैटेगरी में आता है। अब अगला सिम्टम्स है रॉट। जब आप देखें कि आपके पौधे के पत्ते गलना शुरू हो रहे हैं, तने गलना शुरू हो रहे हैं, मुड गलना शुरू हो रहे हैं, या जड़ें गलना शुरू हो रही हैं, या फ्रूट में गलाव आना शुरू हो गया है। अब गलाव का मतलब समझने की जरूरत है। इसमें चिपचिपापन होता है, पानी ज्यादा होता है। इसके कई एक रीजन हो सकते हैं। फंगल हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये अलग बहस है। बस आपने ये ज़हन में रखना है कि आपके पौधे का कोई हिस्सा जहां गलाव शुरू हो रहा है, ये रॉट कहलाएगा। अब अगला सिम्टम है स्पॉट्स। स्पॉट्स कहते हैं दाग धब्बे, निशानात, पत्तों के ऊपर आमतौर पे देखते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ रंगों के होते हैं और मुख्तलिफ नोयत के होते हैं। ये खुश्क धब्बे भी हो सकते हैं, ये गीले धब्बे भी हो सकते हैं, ये ब्राउन भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं, पीले भी हो सकते हैं, जले हुए भी हो सकते हैं। मतलब किसी भी किस्म के धब्बे हो सकते हैं, इनको स्पॉट्स कहते हैं। तो जब भी आपकी फसल के पत्तों पे, तनों पे धब्बे जाहिर हों, तो आपका पहला ख्याल स्पॉट्स की तरफ जाना चाहिए कि ये स्पॉट्स है। अब उसके बाद हमने ट्रेस करना है कि ये किस किस्म के स्पॉट्स हैं और किस वजह से हैं। इसके बाद सिम्टम है रस्ट। अब रस्ट आमतौर पे आपकी गंदम की फसल पे रस्ट की डिजीज आती है, आपने देखा है रस्ट। रस्ट ऐसा होता है कि आपके पत्तों पे, तनों पे, फल पे कोई चीज अलहदा से जाहिर होती है। किसी भी रंग की हो सकती है, काले रंग की भी हो सकती है, हल्दी रंग की भी हो सकती है, सुर्ख रंग की भी हो सकती है, पीली भी हो सकती है, और ये झड़ जाती है। आप अगर हाथ लगा के देखें, हाथ को भी इसका रंग लग जाता है और ये नीचे झड़ जाती है। तो इस तरह की पोजीशन है, तो ये रस्ट है। ये बरसीम के पत्तों पे भी आता है, कमाद के पत्तों पे भी आता है, मक्की के पत्तों पे भी आता है, गंदम के पत्तों पे भी आता है। बहुत सारी फसलें हैं जिनके ऊपर इस तरह की सूरत हाल देखी जाती है। एंथ्राक्नोज की तरफ आते हैं। एंथ्राक्नोज के सिम्टम्स देख लें। इसके सिम्टम्स आमतौर पे पत्तों पे नजर आते हैं, फ्रूट पे नजर आते हैं। चंद एक फसलें हैं जिनके मुड्डों पे भी नजर आते हैं, जिस तरह स्ट्रॉबेरी की फसल है, स्ट्रॉबेरी के मुड्डों पे भी एंथ्राक्नोज का अटैक हो जाता है, ये बात भी ज़हन में रख लें।
और पत्तों पे इसके सिम्टम्स की खास इलामात क्या हैं, खास पहचान क्या है कि ब्राउन कलर के धब्बे बनते हैं छोटे छोटे, और काफी सारे हो सकते हैं, थोड़े भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। इनकी खास पहचान यह है कि एक टाइम के बाद ये सिम्टम्स या धब्बे जो निशान नजर आ रहे हैं, ये सेंटर से दरमियान से खाली हो जाते हैं, इनके आर पार देखा जा सकता है। ये इसकी खास पहचान है। फल के ऊपर इसका जो सिम्टम है उसकी खास पहचान ये है कि इसका निशान गोल भी हो सकता है, बैजिक भी हो सकता है, और इसके धब्बे गुदे हुए अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं। ये इसकी खास पहचान है। आमतौर पे खीरे के ऊपर भी आता है, मिर्च के ऊपर भी आता है, और काफी सारी फसलें हैं जिनके ऊपर यह अटैक करता है। तो इस तरह के निशानात अगर आप देखते हैं तो आपका जो माइंड है, आपका जो जहन है, वो इंथ्राकनोज की तरफ जाना चाहिए। इसका इलाज जब भी करेंगे आप इंथ्राकनोज की कैटेगरी में करेंगे। तो इंथ्राकनोज आमतौर पे जो हम लोकल लैंग्वेज में इस बीमारी को मुंह सड़ी की बीमारी भी कहते हैं। ये भी मैं आपके लिए इजाफा कर दूं कि जो हम मुंह सड़ी की बीमारी कहते हैं वो इंथ्राकनोज ही होता है। इसके बाद कैंकर। अब कैंकर के सिम्टम्स मुख्तलिफ फसलों पे आते हैं, खास तौर पे ये सिट्रस की बीमारी है, बागात की, जिसमें लेमन, माल्टा, किन्नू, इस टाइप की जो कैटेगरी है इनमें है। इसके सिम्टम्स की पहचान ये है, जिस तरह इंसानी जिस्म पे मोके बनते हैं, ये इस तरीके के होते हैं और बारीक होते हैं। ये पत्तों के ऊपर भी जाहिर होते हैं और फल के ऊपर भी जाहिर होते हैं। पत्तों के ऊपर जब इसके सिम्टम जाहिर होते हैं तो इसके गिर्द पीले रंग का हिसार होता है, दरमियान में ये ब्राउन रंग का होगा, लेकिन ये निशान गुदा हुआ होता है। ये बैक्टीरियल डिजीज होती है। बस इन सिम्टम्स को एक दफा देख के इसका अक्स अपनी आंखों में उतार लें और माइंड में इसको बिठा लें। इस तरह के सिम्टम्स जिस फसल के ऊपर भी आप देखें, और इसका इलाज कैंकर की कैटेगरी के हिसाब से ही करेंगे। अब मिल्ड्यूज हैं, जिस तरह के डॉनी मिल्ड्यू है, जो बेलदार सब्जियां हैं जिनमें खरबूजा है, खीरा है, करेला है, टिंडा है, कद्दू है, बहुत सारी फसलें जो बेल वाली हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा आता है। अब डॉनी मिल्ड्यू के सिम्टम क्या हैं कि पत्ते के ऊपर हल्के पीले रंग के धब्बे नजर आते हैं। पत्ते को उल्टा करके अगर हम देखें तो नीचे सफेद रंग के मध्यम निशानात जगह जगह नजर आते हैं, और बिल्कुल जहां पे ये सफेद फफूंद के धब्बे नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर की साइड पे पत्ते के जब ऊपर की परत पे आते हैं तो पीलापन जाहिर होना शुरू होता है। अब ये जो पीला धब्बा है, याद रखें, ये पौधे की वाइन्स को क्रॉस नहीं करता। पौधे के जो पत्ते होते हैं, इसके दो मेजर हिस्से होते हैं, उनको भी समझ लें। जो पत्ते के अंदर जाल बिछा हुआ है उसको वाइन्स कहते हैं, शरियाने होती हैं। एक मेन वाइन होती है, उसके बाद छोटी छोटी वाइन्स साइडों पे निकली होती हैं। तो पत्ते के दो बड़े हिस्से होते हैं, एक ब्लेड होता है और एक वाइन्स होती हैं। जो वाइन्स होती हैं, डॉनी मिल्ड्यू का जो निशान है, जो धब्बा है, इस वाइन्स को क्रॉस नहीं कर पाता। जहां पे फर्स्ट कर ले ब्लेड के ऊपर पीला रंग जाहिर हो रहा है, धब्बा जाहिर हो रहा है, अब ये फैलना शुरू हो गया, आगे वाइन आ जाएगी तो ये वहीं पे रुक जाएगा, तो ये दूसरी तरफ चलना शुरू हो जाता है। आगे फिर वाइन्स आती है तो ये वहां पे रुक जाता है। तो जिस तरीके से वाइन्स का गुजर होता है, उसी डिजाइन के अंदर अंदर इसके पैटर्न बनते हैं। इसलिए डॉनी मिल्ड्यू के जो धब्बे हैं वो हमेशा गोल नहीं होते, वो डुकरों वाले होते हैं, चौरस होते हैं। तो ये खास इलामात हैं डॉनी मिल्ड्यू की पहचान की। तो इसको जहन में रख के आप सिलेक्शन करें और डॉनी मिल्ड्यू का के कैटेगरी में इसका इलाज करेंगे। इसके बाद पाउडरी मिल्ड्यू है। अब पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कुछ पाउडर का ताल्लुक होगा इसके साथ। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी पत्ते के ऊपर सफेद रंग का पाउडर फफूंद बिखरा हुआ में नजर आता है। ये धब्बों की शक्ल में होता है, फिर ये बढ़ता है, पूरे पत्ते के ऊपर फैल जाता है।
जिससे पौधे की रोशनी मुतासर होती है, फोटोसिंथेसिस मुतासर होता है। इस पाउडर के नीचे जो पत्ते का हिस्सा होता है वो भी गलना शुरू हो जाता है, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू कहलाएगा। तो इस तरह की अगर कोई भी पोजीशन आप अपने पौधे पे देखें तो आपका माइंड पाउडरी मिल्ड्यू की तरफ जाना चाहिए और इस कैटेगरी में इसका इलाज होना चाहिए। आगे आते हैं गॉल एंड वार्ट्स। अब गॉल एंड वार्ट्स क्या होते हैं? ये पौधे की टिश्यूज की बीमारियां होती हैं। बाज़ टाइम आप अपने पौधों पे देखते हैं कि आपके पौधे की कोई टहनी, कोई शाख, कोई पत्ता मुड़ जाता है। वो ऐसे होता है जैसे लकवा होता है, लकवाजुदा। वो क्या होता है? पौधे के इस हिस्से पे जो आप देख रहे हैं कि इधर मुड़ रहा है, इसके इधर भी टिश्यूज होते हैं और इधर भी टिश्यूज होते हैं। अगर इन टिश्यूज की ग्रोथ रुक जाए तो ये बंद हो जाएंगे बढ़ना। अगर इस तरह के टिश्यूज की ग्रोथ जारी रहे तो जाहिर बात है ये बढ़ता रहेगा, और इसकी बढ़ोतरी रुक गई है तो ये जो बढ़ रहा है ये पौधे को टेढ़ा करना शुरू कर देता है। तो इससे आपके पौधे की शेप जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो ये सिम्टम्स जो अगर आप अपने पौधों में देखें, बाज़ टाइम टमाटर के ऊपर ये देखने को आता है कि उसकी जो ऊपर की रूफ है, छत है, वो टेढ़ी मेढ़ी सी लुक देती है और एक अजीब लुक होती है। समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या बीमारी है। और बाज़ टाइम आपने देखा होगा कि दरख्तों के तनों पे गुम्मट टाइप के मोटे मोटे हिस्से उभर आते हैं और वो ज्यादा ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं गॉल एंड वार्ट्स की कैटेगरी में शामिल होंगे और इसी बुनियाद पे इनका इलाज भी होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स मैंने आपसे मुतारफ करवाए हैं। इनको देख के मुझे यकीन है कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।